नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं अंशिता श्रीवास्तव। आज इस बुलेटिन में बात होगी कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए हुए मतदान की, महाराष्ट्र उपचुनाव में उद्धव ठाकरे को मिली खुशी की, जानेंगे अपने ही गढ़ में कैसे हार गई बीजेपी, हरियाणा पंचायत चुनाव में क्या है बीजेपी का डर, बात करेंगे दिल्ली की सियासत में मचे घमासान की, मोदी सरकार से ममता बनर्जी की अपील की, और बुलेटिन के आखिर में बात होगी राजस्थान सरकार के बड़े फैसले की। लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। जेल में ही मनेगी केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष मिश्रा की दिवाली। जमानत याचिका पर दिवाली के बाद ही सुनवाई करेगा कोर्ट। किसानों पर गाड़ी चढ़ाने का आरोपी है आशीष मिश्रा। मुजफ्फरनगर में शामली के बीच राकेश टिकैत के नेतृत्व में किसानों ने निकाला ट्रैक्टर मार्च। टिकैत ने सरकार को दी चेतावनी, कहा अब बड़ा फैसला लेने की तैयारी में किसान। चुनाव से पहले गुजरात की बीजेपी सरकार को आई जनता की याद। सीएनजी पीएनजी के बैट में 10% की कटौती के साथ 2 गैस सिलेंडर फ्री देने का ऐलान। तेजी के साथ बंद हुआ शेयर बाजार। सेंसेक्स 491 अंकों की तेजी के साथ 85,411 पर हुआ बंद। निफ्टी 126 अंकों की तेजी के साथ 17,312 अंक पर हुआ बंद। तो ये थी सुर्खियां, और अब बात करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर की। लंबे समय से कांग्रेस में अध्यक्ष की मांग उठ रही थी। सोनिया गांधी 3 साल से कार्यकारी अध्यक्ष की जिम्मेदारी संभाल रही थी, लेकिन अब जल्दी ही कांग्रेस को अध्यक्ष मिलने वाला है। इसके लिए आज वोटिंग कराई गई। 22 साल बाद कांग्रेस में अध्यक्ष पद के लिए चुनाव के लिए वोटिंग हो रही है। तो कितना हुआ मतदान और किस किस ने डाला वोट, देखिए रिपोर्ट। 2019 में राहुल गांधी ने कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था, जिसके बाद से ये पद खाली पड़ा था और लंबे समय से नए अध्यक्ष की मांग उठ रही थी। हालांकि कांग्रेस नेता चाहते थे कि राहुल दोबारा पार्टी की कमान संभाले, लेकिन राहुल गांधी ने इनकार कर दिया, जिसके चलते 22 साल बाद पार्टी में चुनाव करवाने का फैसला लिया और आज यानी 17 अक्टूबर को अध्यक्ष पद के लिए मतदान हुआ और दोनों उम्मीदवार मल्लिकार्जुन खड़गे और शशि थरूर की किस्मत पिटारे में कैद हो गई। अब इंतजार है 19 अक्टूबर का, जब मतगणना होगी और नतीजे घोषित होंगे। वहीं आज वोटिंग के दिन सभी डेलीगेट्स ने बढ़ चढ़कर मतदान में हिस्सा लिया। मिली जानकारी के मुताबिक करीब 96% वोटिंग हुई। सोनिया, प्रियंका और मनमोहन सिंह ने कार्यालय मुख्यालय में बने पोलिंग बूथ पर मतदान किया। मतदान के लिए उत्साहित डेलीगेट्स का जिक्र करते हुए राहुल गांधी ने अपने फेसबुक पर पोस्ट भी किया था। आज बेल्लारी में भारत जोड़ो यात्रा में नए कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव के लिए मतदान किया। मुझे ये देखकर बहुत गर्व हो रहा है कि देश भर में सभी कांग्रेसी महिलाएं, पुरुष हमारी पार्टी के नए अध्यक्ष के लिए मतदान करने की लोकतांत्रिक प्रक्रिया में एक साथ आ रहे हैं। बता दें कि वोटिंग के लिए देश भर में 40 केंद्रों पर 68 बूथ बनाए गए थे, जहां सुबह 10 बजे से वोटिंग शुरू होकर शाम 4 बजे तक वोटिंग चली। कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए करीब 9800 मतदाता जो कांग्रेस के प्रदेश प्रतिनिधि हैं, दोनों उम्मीदवारों में से एक के लिए मतदान किया। वहीं मतदान के लिए भारत जोड़ो यात्रा के यात्रियों के लिए अलग व्यवस्था की गई थी और यात्रा में एक कैंप बनाया गया था, जिसमें राहुल गांधी समेत अन्य यात्रियों ने मतदान किया। और अब सभी की निगाहें 19 अक्टूबर पर टिकी हैं, जिस दिन पार्टी को नया अध्यक्ष मिल जाएगा। आज मतदान हुआ, अब 19 अक्टूबर को नतीजे आएंगे, जिसके बाद साफ होगा कि कौन संभालेगा कांग्रेस की कमान। कांग्रेस अध्यक्ष के लिए आज मतदान हो चुका है, लेकिन देश में उपचुनाव का शोर गूंज रहा है, जिसको लेकर सभी दल मैदान में हैं और अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। लेकिन बीजेपी उस मुकाबले से बाहर होती दिख रही है और अब बीजेपी के फैसले ने सभी को चौंका दिया है। 3 अक्टूबर को होने वाले उपचुनाव पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं और खासकर महाराष्ट्र पर सभी का ध्यान है, क्योंकि शिवसेना में हुए 2 फाड़ के बाद ये चुनाव बेहद अहम माना जा रहा है। लेकिन चुनाव से पहले ही उद्धव ठाकरे जीत के नजदीक पहुंचते दिख रहे हैं। दरअसल भाजपा ने महाराष्ट्र की अंधेरी पूर्व विधानसभा सीट से अपने उम्मीदवार मुरजी पटेल का नाम वापस ले लिया है, जिसके बाद शिवसेना के उद्धव ठाकरे गुट की कैंडिडेट ऋतुजा लटके का निर्विरोध चुना जाना तय हो गया है। दावा किया जा रहा है कि एनसीपी, राज ठाकरे और एकनाथ शिंदे गुट की तरफ से अपील की गई थी कि भाजपा अपना कैंडिडेट वापस ले ले। इन अपीलों को लेकर डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा था कि मैं अपनी पार्टी में खुद कोई फैसला नहीं लेता। उन्होंने कहा था कि हमने पहले भी उम्मीदवार वापस लिए हैं, इस बार भी हाईकमान और साथी नेताओं से बातचीत के बाद ही फैसला हो सकेगा, जिसके बाद अब बीजेपी ने अपने उम्मीदवार का नाम वापस ले लिया है। ऐसे में उद्धव गुट इस सीट पर जीत के करीब पहुंच गया है। वहीं बीजेपी का इस तरह नाम वापस लेना उसके डर को जाहिर कर रहा है, क्योंकि बीजेपी उपचुनाव के मैदान में अलग थलग
पड़ गई, जिसके बाद बीजेपी को नाम वापस लेने में ही भलाई लगी है। इसके अलावा बीजेपी के फैसले को नागपुर पंचायत समिति के चुनाव से जोड़कर भी देखा जा रहा है। दावा किया जा रहा है कि नागपुर में मिले झटके से बीजेपी को यहां भी अपनी हार का आभास हो गया, इसलिए पार्टी ने पहले ही मैदान छोड़ दिया। बता दें कि बीजेपी पंचायत समिति के अध्यक्ष का एक भी पद नहीं जीत सकी। वो इन चुनावों में उपाध्यक्ष की केवल 3 सीटें हासिल करने में सफल रही। कांग्रेस ने जिले में अध्यक्ष के 13 में से 9 और उपाध्यक्ष के 13 में से 8 पदों पर जीत हासिल की। ऐसे में अपने ही गढ़ में बुरी तरह हारी बीजेपी अब दूसरी हार नहीं झेलना चाहेगी, क्योंकि इससे पार्टी की छवि को नुकसान होगा और बीएमसी चुनाव पर इसका असर होगा। महाराष्ट्र के अंधेरी उपचुनाव के लिए बीजेपी ने अपने उम्मीदवार का नाम वापस ले लिया। बीजेपी के इस फैसले को हार का डर बताया जा रहा है और बीजेपी को ये डर सताया है नागपुर में हुए पंचायत समिति के नतीजों से, जिसमें बीजेपी को करारा झटका लगा है और कांग्रेस ने बीजेपी को उसके ही गढ़ में बड़ी मात दी है। तो क्या रहे नतीजे, देखिए रिपोर्ट में। भारत जोड़ो यात्रा से कांग्रेस मजबूत हो रही है, जो बीजेपी की टेंशन बढ़ा रहा है। यात्रा का काफिला जिस तरह से हर दिन बढ़ता जा रहा है, उसे देखकर पता चलता है कि ये यात्रा कांग्रेस के लिए संजीवनी के तौर पर काम करेगी। और इसका छोटा सा नमूना दिखाई दिया नागपुर में, जहां पंचायत समिति के चुनाव में कांग्रेस ने बीजेपी को चारों खाने चित्त कर दिया। महाराष्ट्र के नागपुर जिले में पंचायत समिति के अध्यक्षों और उपाध्यक्षों के पद पर हुए चुनाव के नतीजों में भारतीय जनता पार्टी को करारा झटका लगा है। कांग्रेस पार्टी ने पंचायत समिति की अधिकांश सीटों पर जीत हासिल की है। मिली जानकारी के मुताबिक भाजपा पंचायत समिति के अध्यक्ष का एक भी पद नहीं जीत सकी। वो इन चुनावों में उपाध्यक्ष की केवल 3 सीटें हासिल करने में सफल रही। कांग्रेस ने जिले में अध्यक्ष के 13 में से 9 और उपाध्यक्ष के 13 में से 8 पदों पर जीत हासिल की है। ऐसे में इस हार को बीजेपी के लिए करारे झटके के तौर पर और कांग्रेस के लिए उम्मीद की किरण के तौर पर देखा जा रहा है। वहीं नतीजे आने के बाद महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री और कांग्रेस ग्रामीण इकाई के प्रमुख राजेंद्र मुलक ने कहा कि पंचायत समिति के नतीजों ने भाजपा कैडर को निराश कर दिया है, क्योंकि पार्टी को आरएसएस और वरिष्ठ नेताओं नितिन गडकरी, देवेंद्र फडणवीस और चंद्रशेखर बावन को लेकर घरेलू मैदान पर हार का सामना करना पड़ा है। कांग्रेस नेता ने कहा कि जीत और हार होती रहती है, लेकिन जिस तरह से वो हारे हैं उससे पता चलता है कि जिले में भाजपा कैडर की कोई पकड़ नहीं है। कांग्रेस ने जिले में अध्यक्ष के 13 में से 9 और उपाध्यक्ष के 13 में से 8 पदों पर जीत हासिल की। अब इस हार से बीजेपी को झटका लगा ही, साथ ही बीजेपी अब डर भी गई है और उसका ये डर उसके फैसलों में नजर आ रहा है, जो उसने हरियाणा पंचायत चुनाव से पहले लिया है। आखिर क्या है बीजेपी का फैसला और क्या है वजह, आइए जानते हैं। हरियाणा में 2 चरणों में पंचायत चुनाव कराए जा रहे हैं। जिला परिषद पंचायत समिति सदस्य के साथ साथ पंच सरपंच के भी चुनाव हो रहे हैं। पहले चरण में 9 जिलों में वोटिंग होनी है। पहले चरण में पानीपत, भिवानी, झज्जर, जींद, कैथल, महेंद्रगढ़, नूह, पंचकुला में वोटिंग होगी। 19 अक्टूबर तक नामांकन पत्र जमा किए जा सकते हैं। 30 अक्टूबर को मतदान होगा और 2 नवंबर को पहले चरण की वोटिंग के नतीजे घोषित कर दिए जाएंगे। पंचायत चुनाव दलगत आधार पर हो रहे हैं और उम्मीद की जा रही थी कि बीजेपी समर्थक कमल का फूल चिन्ह पर चुनाव लड़ेंगे और ये कई जगह दिखाई भी दे सकता है, लेकिन अधिकांश जगह बीजेपी का चुनाव चिन्ह नहीं दिखेगा। जी हां, बीजेपी ने पहले चरण में जिन 9 जिलों में वोटिंग होनी है, उनमें से सिर्फ 3 जिलों में कमल का फूल चिन्ह पर उम्मीदवार उतारने का ऐलान किया है। बाकी के 6 जिलों में पार्टी किसी भी उम्मीदवार को अपने चुनाव निशान आवंटित नहीं करेगी। बीजेपी नेता निर्दलीय उम्मीदवार की तरह चुनाव लड़ेंगे। दावा किया जा रहा है कि जिन जिलों में किसान आंदोलन का प्रभाव ज्यादा रहा है, वहां बीजेपी के चिन्ह पर चुनाव लड़ने को पार्टी नेता तैयार ही नहीं हो रहे हैं। पार्टी नेताओं को डर लग रहा है कि अगर कमल चिन्ह पर चुनाव लड़े तो किसानों की नाराजगी का सामना करना पड़ सकता है। वैसे भी पंचायत चुनाव स्थानीय मुद्दों पर लड़ा जाता है। ऐसे में पार्टी का निशान उम्मीदवारों के लिए मुसीबत बन सकता है। चुनावों में कोई भी उम्मीदवार जीतता है तो उसे बाद में पार्टी में आसानी से मिलाया जा सकता है, क्योंकि हरियाणा में सरकार बीजेपी की ही है और जीते हुए उम्मीदवारों की पहली पसंद सत्ताधारी दल से जुड़ने की ही होती है। पार्टी निशान पर चुनाव लड़ने का नुकसान बीजेपी हाल ही में हुए 46 नगर पालिकाओं के चुनावों में देख चुकी है, जब आधी सीटें बीजेपी के हाथ से निकल गई, जबकि कांग्रेस ने निकाय चुनावों में अपने उम्मीदवार तक नहीं उतारे थे। पंचायत चुनाव में बीजेपी के रास्ते पर उसकी गठबंधन सहयोगी जेजेपी भी चलती दिखाई दे रही है। जेजेपी ने निशान पर फैसला करने का जिम्मा स्थानीय संगठन पर ही छोड़ दिया है। बीजेपी ने फैसला लिया है कि वो अपने चुनाव चिन्ह पर उम्मीदवारों को नहीं उतारेगी। इससे जाहिर है कि बीजेपी को आभास हो गया है कि पार्टी को किसानों के विरोध का खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। ऐसे में राज्य का सियासी पारा गरमाया हुआ है। वैसे सियासत तो इस वक्त दिल्ली की गरम है और अब बीजेपी को आपके विरोध का सामना करना पड़ रहा है। आखिर क्या है मामला, देखिए रिपोर्ट।
केंद्र और दिल्ली सरकार के बीच अक्सर ही अनबन देखने को मिलती है, जिसके चलते दिल्ली की सियासत गरमाई रहती है। लेकिन आज दिल्ली में सुबह से सियासी ड्रामा देखने को मिला। आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर भी चला। दोनों ही तरफ से एक दूसरे पर जमकर आरोपों की बौछार की गई। दरअसल आज दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को सीबीआई ने पूछताछ के लिए बुलाया था और दिन भर उनसे पूछताछ चलती रही। हालांकि उनसे हुई पूछताछ को लेकर अभी कोई जानकारी नहीं आई है, लेकिन सिसोदिया पर कसे शिकंजे से दिल्ली की सियासत गर्मा गई। आपके कार्यकर्ताओं ने पूछताछ के विरोध में सीबीआई मुख्यालय पर प्रदर्शन किया, जिसके चलते सांसद संजय सिंह सहित कई नेताओं को दिल्ली पुलिस ने हिरासत में ले लिया। वहीं बीजेपी ने आपको आड़े हाथ लेते हुए कहा कि पूछताछ से पहले राजघाट जाना ये बताता है कि किस तरह से भ्रष्टाचार का महिमा मंडन किया जा रहा है। इससे पहले आपकी तरफ से बीजेपी पर भी सिसोदिया के खिलाफ साजिश रचने का आरोप लगाया गया था। मनीष सिसोदिया ने ट्वीट कर बीजेपी पर निशाना साधा था। उन्होंने एक के बाद एक कई ट्वीट किए थे, जिसमें लिखा था, मेरे खिलाफ पूरी तरह से फर्जी केस बनाकर इनकी तैयारी मुझे गिरफ्तार करने की है। मुझे आने वाले दिनों में चुनाव प्रचार के लिए गुजरात जाना था। इसके अलावा दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने भी भारतीय जनता पार्टी को आड़े हाथ लेते हुए ट्वीट किया था। उन्होंने लिखा था, मनीष के घर में रेड में कुछ नहीं मिला, बैंक लॉकर में कुछ नहीं मिला। गुजरात चुनाव प्रचार रोकने के लिए उन्हें गिरफ्तार कर रहे हैं, पर चुनाव प्रचार नहीं रुकेगा। इसके बाद मेहसाना जिले में जनसभा को संबोधित करते हुए केजरीवाल ने कहा, जेल के ताले टूटेंगे, मनीष सिसोदिया छूटेंगे। बता दें कि मनीष सिसोदिया के आवास पर कार्यकर्ताओं के जुटने की आशंका के चलते उनके घर के आसपास धारा 144 लगा दी गई थी। मनीष सिसोदिया पर सीबीआई का शिकंजा कसता जा रहा है, जिसके चलते दिल्ली और केंद्र सरकार एक बार फिर आमने सामने आ गए हैं। वैसे राज्य सरकारों की केंद्र सरकार से तनातनी कोई नई बात नहीं है, क्योंकि पश्चिम बंगाल में भी ऐसा ही कुछ देखने को मिल रहा है और अब ममता बनर्जी ने एक बार फिर सरकार को घेरते हुए पीएम से अपील की है। क्या है पश्चिम बंगाल सीएम की अपील, देखते हैं रिपोर्ट में। सौरभ गांगुली की बीसीसीआई से छुट्टी क्यों हुई, इस पर अभी तक संशय बना हुआ है, क्योंकि सौरभ को छोड़कर बीसीसीआई के बाकी सभी पदाधिकारियों को फिर से चुने जाने की तैयारी पूरी हो गई है। 18 अक्टूबर को मुंबई में बीसीसीआई की एजीएम बुलाई गई है, जिसमें सभी राज्य क्रिकेट संघ के प्रतिनिधि हिस्सा लेंगे। इसमें बीसीसीआई चुनाव के नतीजे घोषित किए जाएंगे। नतीजे तो पहले से ही तय भी हो चुके हैं, क्योंकि सभी पदों के लिए एक एक उम्मीदवार ही मैदान में है, यानी चुनाव निर्विरोध ही होना है। 18 अक्टूबर को ही आईसीसी में भारत के प्रतिनिधि पर भी फैसला होना है और इसी को लेकर पेच फंस गया है। दरअसल सौरभ गांगुली ने भी आईसीसी में भारत की नुमाइंदगी करने और आईसीसी अध्यक्ष का चुनाव लड़ने की मंशा जता दी है। उन्होंने बंगाल क्रिकेट एसोसिएशन के चुनाव लड़ने का भी ऐलान कर दिया है। कैप चुनाव के लिए तो गांगुली के सामने दिक्कत नहीं है, लेकिन आईसीसी के लिए उन्हें बीसीसीआई की मंजूरी जरूरी है और बीसीसीआई ने अभी तक अपने पत्ते नहीं खोले हैं। बीसीसीआई की जो नई कार्यकारिणी बनने वाली है, उसमें बीजेपी नेताओं और उनके परिवार से जुड़े लोगों का दबदबा रहने वाला है। आईसीसी की चेयरमैन के चुनाव का ऐलान भी हो चुका है। 20 अक्टूबर को आईसीसी चेयरमैन के लिए नॉमिनेशन दाखिल करना है और इसी के चलते पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है। ममता ने पीएम मोदी को लिखे पत्र में कहा है कि मैं पीएम से अनुरोध करती हूं कि ये सुनिश्चित करें कि वो सौरभ गांगुली को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के चुनाव में हिस्सा लेने की अनुमति दी जाए। वो एक लोकप्रिय व्यक्ति है, इसलिए उन्हें ये मौका मिलना चाहिए। ममता ने लिखा कि सौरभ गांगुली को गलत तरीके से बीसीसीआई के अध्यक्ष पद से अलग किया गया है, जिससे मैं बहुत दुखी हूँ। सौरभ एक बहुत लोकप्रिय व्यक्तित्व हैं। वो भारतीय टीम के कप्तान थे। उन्होंने देश को बहुत कुछ दिया है। वो न केवल बंगाल का गौरव है, बल्कि भारत का गौरव है। उन्हें इस तरीके से बाहर किया जाना गलत है। इसके साथ ही ममता ने बीजेपी पर यह भी आरोप लगाया है कि बीजेपी सौरभ गांगुली पर दबाव बना रही है, जिससे वो बीजेपी में शामिल हो जाएं। बीजेपी सौरभ का राजनीतिक फायदा उठाने की कोशिश कर रही है। और बुलेटिन के आखिर में बात राजस्थान सरकार के बड़े फैसले की। राजस्थान विधानसभा चुनाव में अब ज्यादा वक्त नहीं बचा है। ऐसे में राजनीतिक दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। खासकर कांग्रेस अपना किला बचाने के लिए जबरदस्त प्लान तैयार कर रही है। जनता को अपने पाले में करने के लिए सरकार जवाबदेही तय करने जा रही है। ये जवाब कांग्रेस को फिर से जीत का ताज दिलाने में काफी मददगार साबित हो सकता है। राजस्थान का राजनीतिक इतिहास बताता है कि यहाँ हर 5 साल में सत्ता परिवर्तन होती है। ऐसे में इस बार कांग्रेस के लिए चुनाव खतरे की घंटी बजा रहे हैं, लेकिन पार्टी ने हाथ को मजबूत कर इतिहास को बदलने के लिए अपनी कमर कस ली है। इसके लिए वो सीधा जनता को लुभाने में जुटी है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की सरकार आम जनता के प्रति जवाबदेही तय करने की तैयारी कर रही है। राजस्थान सरकार जल्द ही लोक सेवाओं की गारंटी और जवाबदेही विधायक लाने जा रही है। सीएम गहलोत ने इस संबंध में एक आदेश जारी कर प्रशासनिक सुधार विभाग को विधेयक का मसौदा तैयार करने के निर्देश दिए हैं। इस विधेयक के तहत लोगों के काम एक समय सीमा के अंदर होंगे। इसके लिए संबंधित अधिकारियों कर्मचारियों की जवाबदेही तय की जाएगी। तय समय के अंदर काम नहीं होने पर उनकी जवाबदेही के आधार पर उन्हें सजा भी मिलेगी। लोक सेवाओं की गारंटी और जवाबदेही विधेयक आने के बाद
आम जनता को सैकड़ों कामकाज में राहत मिलेगी। इस विधेयक के आने के बाद सरकारी विभागों को हर काम के लिए किसी भी व्यक्ति के पूछने पर यह बताना होगा कि उसका काम कौन सा अधिकारी कर्मचारी करेगा। प्रत्येक काम को अधिकतम 30 दिनों के भीतर करना होगा। काम करने या ना करने के लिए एक जिम्मेदार जवाबदेही सरकारी कर्मचारी या अधिकारी तय होगा। वाजिब काम होने के बावजूद काम को तय सीमा में ना करने पर कर्मचारी अधिकारी पर आर्थिक दंड लगाया जाएगा। 3 बार काम में कोताही करने वाले अधिकारी या कर्मचारी को नौकरी से बर्खास्त भी किया जा सकता है। लोक सेवाओं की गारंटी और जवाबदेही कानून आने के बाद सरकार से जुड़े सैकड़ों कार्य इस कानून के दायरे में आ जाएंगे। इस विधेयक को लेकर सरकार जनता के काम को आसान करेगी। ये सुविधा उसके सियासी सफर को आसान बना सकती है, जबकि बीजेपी की राह मुश्किल हो जाएगी। तो आज इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।